गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रीड किया था कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। क्या सेम एक गुड अगर हम बात करते हैं तो वो फाइनल गुड हो सकती है या इंटरमीडिएट गुड्स हो सकती हैं। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड्स। अगर हम किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि वो चीज़ फाइनल गुड के अंदर काउंट की जानी चाहिए या इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर काउंट की जानी चाहिए, तो उसको सही तरह से देखने का रिजल्ट होता है हमारा एंड यूज। आपको ये चीज़ देखनी है कि हमारी जो चीज़ है वो एंड यूज तक पहुंच गई या नहीं पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पे एंड यूज का मतलब क्या है? एंड यूज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है जिस पर्सन को यूज में चाहिए उस पर्सन के पास वो चली गई तो इट मीन्स वो उसकी एंड यूज तक जाती है। जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई भी अगर पेपर की बात करें, जैसे सिंपल ये हमारे लिए पेज है एक पेपर का बना हुआ, तो कोई भी पेपर अगर हम बात करें तो वो अगर कोई स्टूडेंट के पास चला जाता है, स्टूडेंट ने उसको परचेज कर लिया, ठीक है, परचेज्ड बाय स्टूडेंट, तो उस टाइम क्या होगा, ये एक तरह की फाइनल गुड ही कहलाता है, फाइनल गुड। लेकिन यही एक पेपर की अगर बात करें, ये किसके पास चला जाए, एक पब्लिशर जो अगर इसको परचेज कर लेता है, पब्लिशर ने इसका क्या करना है, अपनी बुक पब्लिश करनी है, उसके लिए उसको पेपर की ज़रूरत है, तो अगर वो पब्लिशर के पास जाता है तो उस टाइम यही गुड क्या बन जाती है, एक इंटरमीडिएट गुड बन जाती है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट गुड क्यों बनती है? क्योंकि उस पर्सन ने इसका पेपर का यूज़ करना है फर्दर अपनी कॉपी बनाने के लिए, नोटबुक बनाने के लिए या अपनी बुक बनाने के लिए। तो इट मीन्स क्या है कि पेपर का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन अगर वही पेपर घर पे एक स्टूडेंट अपने स्टडी वर्क के लिए लेके आता है तो वो सिर्फ एक फाइनल गुड है, क्योंकि उस स्टूडेंट ने वो पेपर कहीं पे आगे जो है वो इनकम कमाने के लिए यूज़ नहीं करना है। क्लियर? लेकिन अगर वही सेम पेपर एक पब्लिशर लेके जाता है पब्लिकेशन करने के लिए, अपनी बुक या अपनी कॉपी को बनाने के लिए, तो वो अर्निंग करने के लिए उस चीज़ का यूज़ करता है, इस पेपर का। ठीक है, तो वो उस टाइम क्या बन जाती है, एक तरह से उसके लिए वो रॉ मटेरियल है, एक तरह से उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है। तो अगर किसी भी चीज़ के बारे में, पेपर के बारे में, किसी भी एनी गुड के बारे में हमें डिसाइड करना है कि इज इट अ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द एंड यूज ऑफ अ गुड। तो ये गुड के लास्ट यूज के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको कई बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी 3 मार्क्स में ये भी कभी कभार आ जाता है, व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ गुड्स। हमने ऊपर रीड किया कि एंड यूज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एंड यूज का हमें करना क्या है, यानी कि चीज़ फाइनल है या इंटरमीडिएट है, हमें ये पता करना। तो एंड यूज का क्या मतलब है, क्योंकि एंड यूज को क्यों यूज करना है, वो ये कह रहे हैं कि क्या मतलब हुआ, इसका क्या मैटर है हमारे इस स्टडी को करने का। तो अगर हमें एंड यूज ही नहीं पता होगा तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है? नहीं। तो एंड यूज का पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोड्यूसर कौन होता है? जिसने चीज बनानी है। इफ प्रोड्यूसर यूज अ गुड एज ए रॉ मटेरियल, अगर किसी भी चीज को वो एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है, तो कोई भी चीज अगर रॉ मटेरियल की तरफ पे यूज की जा रही है, इट मीन्स वो इंटरमीडिएट गुड कहलाती है। क्लियर? अगर वही प्रोड्यूसर यूज गुड एज ए फिक्स एसेट, अगर वो फिक्स एसेट के तौर पे यूज करता है, जैसे कोई मशीनरी उसने इस्तेमाल करनी है अपनी प्रोडक्शन के लिए, तो वो मशीनरी अगर वो इस्तेमाल करता है तो वो क्या होगी, एक फिक्स्ड गुड है, यानी कि फिक्स्ड एसेट है। तो वो मशीनरी को इस्तेमाल करता है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, फाइनल गुड। अब यहाँ पे ये मशीनरी फाइनल गुड क्यों होती है? क्योंकि मशीनरी का उसने यूज करना है सिर्फ उस फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और वो हर टाइम, लंबे टाइम उसको जो है वो यूज करेगा उस मशीनरी का, और वो मशीनरी उसके लिए फिक्स्ड एसेट है, वो उसकी एसेट के तौर पे उसके पास ही रहेगी, 10 ईयर्स 15 ईयर्स उसके पास ही है। तो वो उसका बार बार रिपीटेडली उसका इस्तेमाल करेगा, जितनी बार भी वो प्रोडक्शन करेगा, 6 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, 1 ईयर के बाद, हर बार उन मशीनरी का इस्तेमाल करेगा। तो वो फिक्स एसेट है उसके लिए, तो वो क्या होगी, फाइनल गुड, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से वो मशीनरी तैयार है। ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल क्या होता है, वो अभी इनकम्प्लीट है, उस रॉ मटेरियल का यूज हम करेंगे
तब वो कोई नई चीज़ बनती है, इसीलिए रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट गुड बोला जाता है। मशीनरी क्या है, अपने आप में एक तैयार माल है, अपने आप में ही एक रेडी आइटम है, इसलिए वो फाइनल गुड कहलाती है। इफ प्रोड्यूसर परचेज द गुड फॉर रीसेल, सेम अगर हम प्रोड्यूसर के रिलेटेड बात करते हैं कि अगर वो कोई चीज़ खरीदता है किसी और फर्म से, किसी और प्रोड्यूसर से, किस चीज़ के लिए, रीसेल करने के लिए, तब भी वो चीज़ इंटरमीडिएट गुड है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम गुड्स का इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो क्या है, यहाँ पे अभी उसने खुद को कंज्यूम नहीं करना है, किसी और को देना है और किसी और पर्सन ने जाके उस चीज़ का यूज़ करना है, तो इट मीन्स यहाँ से इसके पास वो चीज़ चली गई, आगे के लिए रीसेल कर दी, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाता है। इंटरमीडिएट गुड्स एक्चुअली क्या होता है, हमने 3 टर्म्स के अंदर इसकी डेफिनेशन लास्ट लेक्चर के अंदर रीड कर ली थी, जिसमें ये 2 पॉइंट्स ऑलरेडी आते थे, ठीक है। तो इसीलिए एंड यूज़ का मैटर क्या है, तो एंड यूज़ का मैटर है क्योंकि एंड यूज़ के बिहाफ के ऊपर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई आइटम हमारे लिए फिक्स्ड है या फिर इंटरमीडिएट है। इसमें एक नोट मैंने लिख रखा है, गुड्स इज नॉट टू बी नेम्ड एज फाइनल और इंटरमीडिएट्स। किसी भी गुड के ऊपर नहीं लिखा होता कि वो फाइनल गुड है या फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स एंड यूज़ ओनली। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी एंड यूज़ के बिहाफ के ऊपर ही आप उसको चेकआउट करते हो, जजमेंट करते हो। क्लियर। आगे आता है हमारे पास कंजम्पशन गुड्स क्या होती है, या फिर इसको कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं, दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हमें पता है कि ह्यूमन की वांट्स मतलब अनलिमिटेड होती है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी गुड्स के अंदर ऐसे अगर पावर है, एबिलिटी है कि वो किसी भी पर्सन की सेटिस्फेक्शंस को, मतलब उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको सेटिस्फाई कर सके, तो इट मीन्स क्या होगी, वो कंज्यूमर की गुड ही कहलाती है, जिसको हम कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं। ठीक है। तो कंजम्पशन गुड्स कितने तरह की होती हैं। फर्स्ट इज ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ये भी कई बार आपको 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि आपकी जो गुड्स हैं वो कितने तरह की होती है। तो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स होती हैं फर्स्ट, जैसे कि हम इसके नेम से पता चलता है कि ड्यूरेबिलिटी यानी कि काफ़ी ड्यूरेबल आइटम्स होती है, तो वो बहुत लंबा टाइम चलती है, यानी कि सेवरल ईयर्स, बहुत लंबे टाइम आपके पास रहती है। तो वो सेवरल ईयर्स अगर वो चीज़ पड़ी हुई है और उसकी वैल्यू भी काफ़ी हाई है, ऐसी गुड्स की वैल्यू भी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं, कार हमारे पास है, एसी की बात करते हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन की बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम डेली उसको चेंज नहीं करते हैं, ये बहुत लंबे टाइम तक 10 ईयर्स 15 ईयर्स 12 ईयर्स हमारे पास रहती हैं। ठीक है, उसमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। और कौन सी कंज्यूमर गुड्स होती हैं, ये सारी गुड्स एक हाउस होल्ड में आम पर्सन के द्वारा इस्तेमाल में की जाती हैं, कंज्यूमर के द्वारा यूज़ करने वाली गुड्स होती हैं, इसीलिए इसका नाम कंज्यूमर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। और भी कंज्यूमर कौन कौन सी गुड्स जो है वो यूज़ करता है, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ये सेमी ड्यूरेबल क्या होती है, जो कि लंबे टाइम तक हमारे पास नहीं रहती है, लेकिन हाँ 1 ईयर तक हमारे लिए यूज़ में आ सकती है। 1 ईयर तक 2 ईयर्स तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं। जैसे कि पहनने वाले हमारे क्लोथ्स, ठीक है, वो 1 साल तक 2 साल तक हमारे पास हैं। तो इस तरह के कुछ आइटम जो कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई ऐसे मटेरियल जो हम यूज़ में लेके आते हैं, तो 1-2 साल हमारे पास यूज़ में आते हैं, उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। और इसके अलावा कंज्यूमर कौन कौन सी तरह की चीज़ें जो वो यूज़ करता है, नॉन ड्यूरेबल आइटम्स भी वो यूज़ करता है। इसको हम सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं, जो एक बार में यूज़ करते हैं उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि फ्रूट्स एक बार में वो इस्तेमाल किया, वेजिटेबल्स एक बार इस्तेमाल किया, ख़त्म हो गया। ब्रेड अगर हम बात करें तो एक बार में जो चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, जो 1 टाइम यूज़ ओनली डिपेंड करता है और हम उसको यूज़ करके ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है। तो ये सारी तरह की चीज़ें हमारे कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। ये तो होगी गुड्स आइटम्स, लेकिन इसके अलावा भी कंज्यूमर डेली अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हुए बहुत सारी सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट रखता है। सर्विसेज क्या होती है, हम सिर्फ खाने वाली चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड नहीं है, हम बहुत सारी सर्विसेज के ऊपर भी बेस्ड हैं। चाहे वो हमें बैंक से मिल रही है सर्विसेज, चाहे हमें किसी इंश्योरेंस कंपनी से सर्विसेज मिल रही है, तो हमारे लिए क्या है, वो सारी चीज़ें जो हमें कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हमें मिलती है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ये सारी कंपनीज हमें। ठीक है।
तो सर्विसेज जो हम लेते हैं वो भी गुड का ही पार्ट है। गुड एंड सर्विसेज दोनों ही हम कंसीडर करते हैं कंजम्पशन गुड्स के तौर पे, और ये कंज्यूमर इन चीज़ों का भी यूज़ करता है। तो ये जो सर्विसेज हैं ये भी हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। इसको हम नॉन मटेरियल गुड्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? नॉन मटेरियल गुड्स। इनको हम मटेरियल गुड्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये एक मटेरियल नहीं है, ठीक है। ये नॉन मटेरियल है जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही हम इसको देख सकते हैं। जस्ट उसको फील किया जाता है कि हाँ उस पर्सन ने मुझे इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करी है, डॉक्टर की सर्विस, टीचर की सर्विस, बैंक की सर्विस। तो नंबर ऑफ सर्विसेज हम अपनी लाइफ के अंदर जो है यूज़ करते हैं। पर्सन से डिफरेंट पर्सन, कंपनी से हम लेते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं? पेमेंट्स, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा कंजम्पशन गुड्स का, कितने तरह की होती हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली स्मॉल कंसेप्ट्स मिलेंगे, तो उन्हीं की हमारी 3 या 4 मार्क्स की क्वेश्चंस की वो बनती है, एवरेज बनती है यहाँ पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है वो हम कर रहे हैं अभी, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? दीज गुड्स आर द फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। इट हेल्प्स प्रोड्यूसर फॉर सेवरल ईयर फॉर प्रोडक्शन। अभी लास्ट पेज के ऊपर भी मैंने ये चीज़ आपको रीड करवाई थी कि फिक्स एसेट क्या होता है। प्रोड्यूसर कुछ भी चीज़ अगर अपनी लाइफ में लेके आता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, तो वो फिक्स एसेट है। सारी चीज़ें फिक्स एसेट नहीं होती, जैसे कि मशीनरी अगर वो यूज़ कर रहा है और मशीनरी का इस्तेमाल वो लंबे टाइम तक, सेवरल ईयर्स तक करता है ताकि वो आगे प्रोडक्शन कर सके, तो वो फिक्स एसेट यानी कि वो मशीनरी क्या कहलाती है? कैपिटल गुड्स कहलाती है। कैपिटल गुड का मतलब क्या होगा? वो ऐसी चीज़ जो कि प्रोड्यूसर लंबे टाइम तक प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो कैपिटल गुड है। तो लंबे टाइम तक क्या इस्तेमाल करता है? मशीनरी, लाइक ऐसे कुछ चीज़ जो कि वो लंबे टाइम तक उसको यूज़ करके प्रोडक्शन करता रहता है। 1 साल, 2 साल, 15 साल, 10 साल उसने उसी मशीनरी को यूज़ करके अपनी फैक्ट्री में लगा रखे हैं, जो उसने फर्दर प्रोडक्शन हमारी इकॉनमी को देना है। तो कैपिटल गुड्स क्या कहलाती हैं? फिक्स एसेट क्या होती है प्रोड्यूसर की? कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि नॉर्मली बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर क्या लिखना है। कंसेप्ट क्या है? क्वेश्चन आता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो वो कंसेप्ट हमारा ये है कि हमसे पूछा जाता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। पहले तो ये पूछा जाता है कि ये कैपिटल गुड्स हमारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं कि नहीं। सेकेंडली, लेकिन और प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं क्या वो हमारी कैपिटल गुड्स हैं? तो हमें बताना है कि नोट। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों के मतलब को समझने के लिए एक तो हमें कैपिटल गुड्स के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड हमने रीड अभी किया है, क्या होता है? वो चीज़ें जो कि प्रोड्यूसर लॉन्ग टाइम के लिए प्रोडक्शन करने के लिए अपने पास रखता है, सेवरल ईयर्स तक उसका यूज़ करता है। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं? प्रोड्यूसर यानी कि इसके नाम से पता चलता है कि प्रोडक्शन करने वाली, राइट। तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं? विच इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अगर किसी नई चीज़ को बनाना है उसके लिए जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं, दोज आर प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें एक प्रोड्यूसर इस्तेमाल में लेके आता है? पहले तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए। अगर वो किसी फार्म में काम कर रहा है तो वो उस फार्म के ऊपर उसको प्रोड्यूस करने के लिए, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए सीड्स चाहिए। तो सीड्स क्या हो गया? रॉ मटेरियल। और उनको सीड्स को उसने लगाना है, सोइंग करनी है, तो उसके लिए उसको ट्रैक्टर वगैरह चाहिए, ठीक है। उसको बहुत सारी मशीनें, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर वगैरह, वो सारा कुछ उसको यूज़ में लेके आना है, तो वो सारी मशीनें होंगी। तो ये सारे इस्तेमाल करके ही वो क्या करता है? गुड्स तैयार करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स। किसको? रॉ मटेरियल को भी, मशीनरी को भी। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन में काम आती है। कौन सी प्रोडक्शन में? अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में काम में आती हैं। क्लियर? तो उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। अब बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि कैपिटल गुड्स के बारे में कुछ ऐसा ही हम कह रहे थे, प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में कुछ ऐसा कह रहे थे कि दोनों ही प्रोडक्शन में काम आते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? अब फ़र्क क्या आता है कि इतना आपको ध्यान रखना है, प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर हम रॉ मटेरियल को भी ले रहे हैं और मशीनरी को भी ले रहे हैं। अगर एक वुड हम लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, और उस लकड़ी को हमने फर्नीचर में कन्वर्ट करना है, ठीक है,
हमने फर्नीचर बनाना है तो खाली लकड़ी जो अगर हम ला के रख देंगे तो उससे फर्नीचर अपने आप नहीं बन जाएगा। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहेगी, चाहे वो स्मॉल मशीनरी है, बड़ी मशीनरी है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, स्मॉल टूल्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो सारी क्या है, हमें मशीनरी में ले वगैरह में यूज़ करके हमने क्या बनाना है, फर्नीचर तैयार करना है। तो नई प्रोडक्शन क्या होगी यहाँ पे, अनदर प्रोडक्शन फर्नीचर बनेगा। किन दो आइटम्स को मिला के, एक तो वुड को मिला के और एक मशीनरी को मिला के। इन दोनों में अब मेन डिफरेंस क्या है, वुड एक ऐसी चीज़ है जिसको एक बार इस्तेमाल कर लिया उसको दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इस चीज़ का सिर्फ सिंगल टाइम यूज़ हो सकता है, सिंगल टाइम यूज़। लकड़ी को एक बार कट करके अगर उसको कन्वर्ट कर दिया, हमने उस फॉर्म में डाल दिया कि फर्नीचर तैयार हो जाए, तो इस वुड को हम दोबारा उसके फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, लकड़ी की फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, उसको एक बार वन टाइम हमने यूज़ कर लिया। मशीनरी में क्या होता है कि ऐसा वन टाइम वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता, उसको हम सेवरल टाइम यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है तो ये दोनों ही प्रोडक्शन गुड्स, लेकिन रॉ मटेरियल वन टाइम इस्तेमाल हो जाता है, उससे वो कन्वर्ट होकर फर्नीचर बन जाएगा, लेकिन मशीनरी को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो फर्नीचर बनाने के लिए। क्लियर? तो इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, कैपिटल गुड्स हमने एक ही कंसेप्ट लिया था, ऊपर भी मशीनरी होती है, तो वही मैंने सेम लिख दिया कि कैपिटल गुड्स का मतलब कि वो फिक्स्ड आइटम जो कि वो प्रोडक्शन में लेके आता है, कौन, प्रोड्यूसर। तो वो फिक्स आइटम कौन है, मशीनरी। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। वी कैन से दैट, यस वी कैन से इट वेरी क्लियरली, क्योंकि हमारे पास कैपिटल गुड्स जो हैं, यानी कि एक ही लिखा है ना मशीनरी, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, हम बोलते हैं यस। लेकिन क्या ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, नो, क्योंकि ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर हमने दो कंसेप्ट लिए थे, एक मशीनरी और सेकेंड इज रॉ मटेरियल। तो ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स के लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। इसमें दो आइटम है लेकिन कैपिटल में वन आइटम है, सो वी कांट से दैट कि ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, बट ऑल द कैपिटल गुड्स आर डेफिनेटली प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आपने अभी तक कैपिटल गुड्स के बारे में भी पढ़ लिया अच्छे से कि क्या होता है, और कंजम्पशन गुड्स जो हम एक कंज्यूमर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं वो भी हमने रीड कर लिया। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो कई बार ये हमारे पास क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के, इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ। कंजम्पशन गुड्स जो होता है वो ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। ठीक है, हम बिस्किट ले आए, ब्रेड ले आए, डायरेक्टली हम घर पे कंज्यूम करने के लिए, कार ले आए, वॉशिंग मशीन है, तो हमने हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो होगी कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती है, नॉन डायरेक्ट सेटिस्फाइड ऑफ द नीड ऑफ अ कंज्यूमर। तो यहाँ पे ये चीज़ें पहले प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है, क्या, जैसे मशीनरी है, उस मशीनरी से आइटम बनेगी, फिर वो आइटम कंज्यूमर के पास जाएगी, फिर वो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। तो कंज्यूमर जो कैपिटल गुड्स है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ कंज्यूमर। कंजम्पशन गुड्स की सेकंड पॉइंट है कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड की तरह डायरेक्टली परचेज कर लिया जाता है, बट इट इज़ यूज बाय द प्रोड्यूसर ओनली। ठीक है, कैपिटल गुड को हम घर पे लाके नहीं रख सकते, मशीनों को हम घर पे लाके नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि उससे हमने कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं करनी है। वी आर जस्ट कंज्यूमर, वी आर द कंज्यूमर ऑफ अवर इकोनॉमी, सो दैट्स वाई वी नेवर परचेज द कैपिटल गुड्स इन आवर हाउस। ठीक है, तो ये सिर्फ कौन ले सकता है, प्रोड्यूसर। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इट कॉल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट जो कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं, क्योंकि हमने मशीनरी के ऊपर अच्छा खासा खर्चा किया है, इन्वेस्ट किया है। क्यों, क्योंकि वो आने वाले बहुत सालों तक हमारी हेल्प करेगा प्रोडक्शन करने में। तो प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्शन बेस पे क्या आता है, अर्निंग। तो इन्वेस्टमेंट खर्चा उसी को कहते हैं जिससे आने वाले टाइम में आपको अर्निंग्स होती हैं, आपको इनकम्स कहीं ना कहीं से क्रिएट होती हैं। क्लियर। इसके बाद आता है कि कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं, हायर प्रोडक्शन अगर करेंगे, जितनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी में कंजम्पशन गुड्स ज़्यादा बनेंगी तो हायर वेलफेयर ऑफ द पीपल या हायर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होगा, क्योंकि उतने ही लोगों की वांट्स जो है वो फुलफिल होगी।
ठीक है। और जितनी ज़्यादा अगर कैपिटल गुड्स हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होएगी, हायर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, तो उस टाइम प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी जो है इकोनॉमी की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ द कंजम्पशन गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स। वन मोर थिंग वी विल हैव टू क्लियर इन दिस टॉपिक, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? इट इज़ एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सेकंड नेम नहीं है ये। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अगर हम खुल के देखें कि इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन कौन से खर्चे आते हैं, तो हम लिखते हैं कि इसमें एग्रीगेट आता है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लेते हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी टोटल खर्चे हुए हैं कंजम्पशन से जुड़े हुए, वो सारे लेने हैं। अब उसके अंदर क्या क्या आता है? हम इसमें अंदर लेते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के सारे खर्चे। हाउस होल्ड क्या होता है कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें हम आम लोग आते हैं, जनरल पब्लिक आती है। तो जनरल पब्लिक जितने भी खर्चे करते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, एक तो वो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा। गवर्नमेंट भी क्या करती है? कंजम्पशन के ऊपर खर्चा करती है, तो उसके भी खर्चों को हमें बीच में लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्रीगेट चाहिए। इकोनॉमी के अंदर तो गवर्नमेंट भी है, इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर भी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के खर्चे क्या होते हैं? गवर्नमेंट खर्चा करता है कि जैसे उसको कंजम्पशन क्या होती है गवर्नमेंट की, कि अगर उसने अपनी लोगों के लिए भले के लिए कुछ बल्क में स्टॉक बनवा के उनको बांटना है, गरीबों को देना है, बच्चों के लिए कुछ बना के उसने स्पेंड कर दिया, उस पर खर्चा कर दिया और बच्चों को उन्होंने स्कूलों में बांट दिया। ठीक है, कुछ मिड डे मील के तौर पे कुछ दे दिया। या फिर अगर कोई डिज़ास्टर आता है इकोनॉमी के अंदर, तो उस टाइम इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों को लॉस हो रहा है, बहुत सारे बच्चे बड़े जो हैं जो भी वो काफ़ी इसका फेस कर रहे हैं, तो उनको खाना पहुंचाने के लिए बल्क क्वांटिटी के अंदर ये माल बनवाता है और देता है। तो ये सारे क्या है? फ्री से उसको जो है वो पेमेंट अपनी तरफ से करके फ्री में उसको जो है लोगों को देना पड़ता है। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होता है गवर्नमेंट का। उसके बाद आता है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि प्रॉफिट कमाने के तौर पे नहीं खोले जाते हैं, ये अपना कुछ प्राइवेटली काम करते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके। अब इसके अंदर क्या आता है कि हम कौन से खर्चे लेते हैं नॉन प्राइवेट, जैसे कि कोई एनजीओज वगैरह होते हैं, तो एनजीओज हम मान लेते हैं कि वो लोगों की हेल्प करने के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। टेम्पल्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे टेम्पल में अगर हम कुछ खाना लोगों को खिलाते हैं, जब भी हम भंडारा वगैरह करते हैं, तो इट मीन्स क्या हो गया कि इन जगहों के ऊपर हमारा जो खर्चा होता है वो भी हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इन तीनों को जोड़ के हमारे पास एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। आज का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जब स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। व्हाट इज स्टॉक ऑफ कैपिटल? स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बदले में पैसा आता है, तो कहीं ना कहीं पैसा जो इंक्रीज हो रहा है उसका स्टॉक जितना ज़्यादा आपके पास बढ़ता जाएगा, तो इट मीन्स उतनी आपने इन्वेस्टमेंट करी है ना, इसीलिए कैपिटल जो है आपके पास बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी की जा सकती है। किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शेयर्स मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन सबका मतलब क्या है कि इंक्रीज इन कैपिटल, आपकी कहीं ना कहीं कैपिटल इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करी है। तो इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, चेंज इन कैपिटल भी कहते हैं, इंक्रीज इन कैपिटल भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो आपकी अर्निंग को इंक्रीज करती है, आपकी पैसे को, आपकी कैपिटल को इंक्रीज करती है, तो उसको हम स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल या कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। दैट इज द इन्वेस्टमेंट। आगे इसके जो टॉपिक आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट।